हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज हिंदी कक्षा की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो YouTube में जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो दिख जाएगी। इससे पहले की क्लास हो चुकी है और आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं और आज हमें समझना है स्वर के बारे में। इससे पहले हम वर्णमाला को बहुत अच्छे समझ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा। आज हम चलते हैं स्वर के बारे में। तो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर का मतलब मैंने बताया था कि एक ऐसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। मतलब उस ध्वनि में किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। अब प्रश्न ये आता है कि स्वर कितने होते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया है कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर होते हैं कुल 11 स्वर होते हैं। जबकि अगर आएगा कि स्वर कुल कितने होते हैं, अगर कुल पूछेगा तो फिर आपको लिखने 13 कुल स्वर होते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है ओ से अनार, फिर आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। ऐसे उच्चारित करें, साथ साथ उच्चारित करें। जैसे मैं उच्चारित कर रहा हूं ऐसे आप भी उच्चारित करें। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये हो गए 11। और अगर कुल पूछेगा तो अंग से अंगूर भी कुल में जुड़ जाता है, और अह खाली ये भी कुल में जुड़ जाता है। अब अंग जो होता है ये आपका, इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहा जाता है अनुस्वार। जबकि अह जो होता है इसे कहते हैं विसर्ग। और अंग और अह दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। अंग और आह को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। अगर आता है स्वर कितने होते हैं तो अयोगवाह को नहीं गिना जाता, लेकिन अगर कुल पूछेगा तब जाकर अयोगवाह को भी उसमें शामिल किया जाता है। अब दोस्तों ये तो हुआ स्वर कितने और कुल कितने। अब हमें समझनी है स्वर की मात्राएं, क्योंकि आपने देखा कि जब मैं आपको व्यंजन की परिभाषा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया कि व्यंजन एक ऐसी ध्वनि है जो स्वर के साथ ही उच्चारित होती है। बिना स्वर के आप उसे उच्चारित नहीं कर सकते, लेकिन स्वर के साथ उच्चारित मात्रा के रूप में होती है। अब मात्रा के रूप में कैसे होती है, जैसे मतलब ये हो गया ओ, ये हो गया आ, ये हो गया ई, ये हो गया बड़ी ई, ये छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ, ये यहां पे री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर आउ, फिर अंग, फिर आह। अब जैसे मैंने ओ लिखा है तो ओ की मात्रा जो होती है यहां पर ऐसे होती है। मतलब सीधा अगर मैं कहूं, जैसे मैंने एक व्यंजन लिखा क, तो ओ इस प्रकार से ओ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आपको मैंने क लिखा है, ये ओ के साथ आया है। फिर अगर मैं आ की मात्रा कहूं तो क के पीछे बड़ा आ। अगर मैं छोटी ई की मात्रा कहूं तो का के आगे से छोटी ई। अगर मैं बड़ी ई की मात्रा कहूं तो का के पीछे बड़ी ई। अगर मैं छोटी यू कहूं तो यहां नीचे से ऐसे हो जाता है। अगर मैं बड़ी यू कहूं तो बड़ी यू मतलब यहां से ऐसे हो जाता है। अगर मैं री कहूं तो ये व्यंजन के साथ यहां से नीचे से ये री की मात्रा ऐसे होती है। ए कहूं, ए मतलब एक डंडा ऊपर से लेगा के। फिर यहां पर आई की कहूं तो ये ऊपर से डबल मात्राएं लगेंगी। फिर मैं अगर ओ कहूं, ओ अगर व्यंजन के साथ ऐसी मात्रा लगेगी। आउ कहूं तो आउ व्यंजन के साथ ऐसे लगेगा। अंग ऐसे लगेगा और आह ऐसे लगेगा। तो क, का, की, कु, कृ, के, काई, को, काऊ, कंका। तो मतलब मात्राओं के साथ व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है। तो जो स्वर होते हैं, स्वरों की ही मात्रा होती है,
औ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा पीछे से डंडा, छोटी की मात्रा छोटी, बड़ी की मात्रा पीछे से लगता है, ऊ ये बड़ी ऊ। इस तरह से ये मात्राएं जो हैं, मात्राओं के साथ जो हैं कैसे व्यंजनों का उच्चारण होता है। अब दोस्तों ये तो था स्वर कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं और मात्राएं कैसी होती है। अब चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण जो होता है, सबसे पहला होता है उच्चारण के आधार पे स्वर। उच्चारण जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं लघु या ह्रस्व, लघु या ह्रस्व, और दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। लघु या ह्रस्व का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु या ह्रस्व कहा जाता है। जबकि दीर्घ का मतलब होता है जिसके उच्चारण में लघु या ह्रस्व से अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में लघु या ह्रस्व से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं। अ से अनार, छोटी ई से इमली, छोटी ऊ से उल्लू और री से रिस्सी। ठीक है। अब दीर्घ स्वर जो होते हैं ये आपके 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 होते हैं। आ से आम, बड़ी ई से ईख, ऊ से बड़ी ऊ है ऊन। अब बच्चों बचपन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, शायद आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि भैया छोटी ए और बड़ी आई। ये छोटी और बड़ी आई नहीं होता बच्चों, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि छोटी बड़ी ए आई जो होता है वो दीर्घ होता है। तो इसे कहते हैं ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये 7 जो होते हैं ये दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपने बहुत सारे अध्यापकों ने या बहुत सारी किताबों में ये भी देखा होगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब बहुत सारी किताबों में क्या लिखा होता है या बहुत सारे अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपने देखा होगा बहुत जगह पर एक स्वर पढ़ा होगा आपने, पुलुत स्वर। अब जो पुलुत स्वर होता है दोस्तों ये आपका हिंदी भाषा में नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ये हिंदी भाषा में नहीं होता बल्कि ये संस्कृत भाषा में होता है। आपने बहुत सारे विषयों में पढ़ा होगा कि पुलुत स्वर वह स्वर होता है जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, लेकिन पुलुत स्वर जो होता है ये संस्कृत का होता है। अब देखो पुलुत स्वर में आपने देखा हो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर पुलुत स्वर के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे। जैसे पुलुत स्वर आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने लिखा है ओम। ठीक है, ये यहां पर आपने देखा होगा, ये मैं लिखा है राम। अब देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, स्वर की डेफिनेशन क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा है वो ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अब यहां पर ये तो ध्वनि नहीं है, ये तो मैं ओम कह रहा हूं, ये तो पूरा शब्द बन गया, तो ये भी स्वर कैसे हो गया? ये तो ध्वनि होती तभी तो स्वर होता ना। इसलिए ये आपको जो पुलुत स्वर होता है, जैसे मैंने कहा ओम, या मैंने कह दिया राम, ये देखो राम, मतलब ये जो मैं उच्चारण कर रहा हूं पूरे शब्द के साथ उच्चारण कर रहा हूं ना, तो ये आपका पुलुत स्वर जो होता है संस्कृत में होता है। तो अगर ऐसा आता है प्रश्न कि कितने स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पे, तो आप 2 ही लिखेंगे, लघु या ह्रस्व और दूसरा दीर्घ या गुरु। ठीक है, गुरु जो होते हैं, दीर्घ जो होते हैं 7 होते हैं, ह्रस्व होते हैं 4, और पुलुत स्वर संस्कृत का होता है। और पुलुत स्वर में ओम और राम, ये मैंने 2 उदाहरण दे दिए। क्यों नहीं होता है?
ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैं ये चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट बेस पढ़ें, रटे ना। ये ना हो कि आपने रट दिया, आपने आंखें बंद करके रट रहे हो, किताबों में देख करके देख रहे हो, रट रहे हो। ठीक है, तो रट रट के कुछ नहीं होता, समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगली ओर। अब समझना है हमने अन्य कौन कौन से आधार होते हैं जिस आधार पे स्वरों को बांटा गया है। अब दोस्तों दूसरा आधार है, वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब होता है जन्म, मतलब इसकी उत्पत्ति के आधार पे स्वर कुल 11 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कुल 11 होते हैं। अब उत्पत्ति को दो भागों में बांटा गया है, एक जिसे कहते हैं मूल स्वर एवं लघु स्वर, और एक जिसे कहते हैं संधि स्वर, गुरु स्वर एवं दीर्घ स्वर। संधि स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और एक होता है मूल स्वर एवं लघु स्वर। अब मूल स्वर एवं लघु स्वर में कौन आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। अनार, इमली, उल्लू, ऋषि, ये चार तो होते हैं मूल स्वर या लघु स्वर। अब संधि स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए आई, ओ आऊ। आम, ईख, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। अब जो संधि या स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर होते हैं, ये भी दो भागों में बटे हैं। ये दो पार्ट में बटे हैं। एक होता है सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर। सजातीय मतलब होता है एक ही जाति के स्वर मिल रहे हैं और वो अपनी जाति के दीर्घ में परिवर्तित हो जा रहा है। ये सजातीय दोनों के दोनों एक जैसे हैं और जब ये जुड़ रहे हैं तो अपनी जाति का दीर्घ जो है आ, इसीलिए इसे कहा गया सजातीय या मूल दीर्घ स्वर। जैसे छोटी ई दोनों सजातियां हैं और जुड़ रहे हैं, अपनी जाति के दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे छोटी ऊ दोनों सजातियां हैं और अपनी जाति के दीर्घ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, इन्हें कहते हैं सजातीय या मूल दीर्घ स्वर। अब इसका दूसरा जो होता है वो होता है संयुक्त या विजातीय स्वर। अब इसे संयुक्त विजातीय क्यों कहा गया? क्योंकि ये अलग अलग जाति के स्वर जुड़ते हैं। इसमें छोटा आ, छोटी ई जुड़ते हैं तो क्या बन जा रहा है? ए से एड़ी और ई इक्वल टू ए। ठीक है, छोटी और ए जुड़ते हैं तो बन जाता आई से ऐनक। और उसके बाद छोटी ऊ जोड़ेंगे तो बन जा सकता ओ से ओखली। और छोटी आ और अगर ओ जुड़ता है तो बन जाता है औ से औरत। तो ए आई ओ आउ, ये चार जो हैं इन्हें संयुक्त या विजातीय स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों अब देखो प्रश्न कैसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए में है अ से अनार, ऑप्शन बी में है आ से आम, ऑप्शन सी में है ए से एड़ी, ऑप्शन डी में ऐनक। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा होगा? आ से आम। ये दीर्घ स्वर है क्योंकि दोनों के दोनों कैसे स्वर हैं? ये है आपके संयुक्त स्वर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ से आम, ऑप्शन बी ऊ से ऊन, ऑप्शन सी ई से ईक। तो यहां पे कौन सा है? ए से एड़ी, ये संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे आप, अ ह्रस्व स्वर, छोटी ई ह्रस्व स्वर, छोटी ऊ ह्रस्व स्वर। तो ये आ जो है आ से आम दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देखेंगे उच्चारण के आधार पे स्वर अगर आते हैं तो उच्चारण के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था लघु या ह्रस्व और दूसरा क्या होता है? गुरु या दीर्घ।
तो ये दो प्रकार के उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। देखो बच्चों, मेन क्या होता है, आप जो भी विषय पढ़ते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। आप धुप्पलबाजी में मतलब आप रट कर, आप आंखें बंद करते करते रटते हो, ये सब चीजें बेहतर है आप समझें, एक बार अच्छे से समझें और ऐसे समझें कि फिर आपको कभी भी भविष्य में यहां से कोई समस्या उत्पन्न न हो। कभी भी किसी विषय में अगर हिंदी आ रहा है, किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी आ रही है तो आप कभी कोई गलती न करो। अब चलते हैं स्वरों का अगला वर्गीकरण। दोस्तों, अगला स्वरों का वर्गीकरण है वो है जीभ की स्थिति के आधार पर। जो हमारी जीभ होती है उसके आधार पर, अब ये जीभ है हमारी, ये हमारी जीभ है। अब इस जीभ का ये सबसे पहला वाला भाग आगे हो गया, ये बीच वाला, ये पूरा बीच का भाग हो गया और ये पीछे का भाग हो गया। अब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आप कहोगे ई, 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 अब ई बोलिए, साथ साथ उच्चारित करिए। साथ साथ उच्चारित करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जब आप ई और ई कह रहे हैं तो जीभ आगे आ रही है ना, तो ई, ई या ए, आई या री, तो ई, ई, इमली, ईक, एड़ी, ऐनक और ऋषि, ये हो जाते हैं आगे, जीभ के आगे वाले भाग से उच्चारित होते हैं, इसलिए ना अग्र स्वर कहते हैं। उसके बाद बीच वाला भाग, बीच वाले भाग मतलब जो ध्वनि या जो स्वर जीभ के बीच वाले भाग से उच्चारित होती है उसे मध्य स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर केवल एक होता है, अ, अनार, अनार। और को कभी ऐसे नहीं कहते कि ए, पहले बचपन में क्या पढ़ते थे, ए आ नहीं होता बच्चों, होता ओ आ, तो ओ से अनार, तो ये हो गया आपका ओ। ठीक है। उसके बाद पीछे, जो जीभ के पीछे वाले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च मतलब पीछे। अब जो बाकी बचा आ से आम, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ओ से ओखली और औ से औरत, ये 5 हो जाते हैं पश्च स्वर। अब दोस्तों, अब समझते हैं कि आगे समझते हैं कि किस तरह से स्वरों का वर्गीकरण अन्य भागों में किया जाता है। दोस्तों, अगला आधार होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख के किस स्थान से करते हैं। जैसे ओ, आ, अनार और आम। ओ, आ जो होता है ये कंठ से उच्चारित होता है, कंठ। उसके बाद ई, जब इमली और ईख कहते हैं तो जीभ तालू वाले भाग पे हल्की सी स्पर्श होती है, ई। उसके बाद ऊ से उल्लू और ऊन, जब ऊ कहते हैं तो ऊ और ऊ कहते हैं तो हमारे होंठ आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए से ओष्ठ्य कहते हैं। मतलब ई तालव्य हो गया, तालु, और ऊ ओष्ठ्य हो गया, और ओ आ कंठ हो गया। उसके बाद री, जब हम री कहते हैं, री कह रहे हैं तो जीभ हमारी मुड़ रही है, मूर्धन्य, मूर्धा। उसके बाद ए आई। अब मैंने आपको बताया था ओ प्लस ओ और ओ के बाद ई, तब जाके मैंने बताया था ए बनता है। तो उसी प्रकार से कंठ हो जाता है, तो कंठ, ओ तो कंठ है और ई आपका तालव्य है, तो कंठ प्लस तालव्य दोनों कहा जाता है। तो ए आई हो गया कंठ तालव्य। मैंने आपको बताया था कि ओ को अगर ई से जोड़ते हैं तो ए बन जाता है, ये कंठ हो गया, ये तालव्य हो गया, ये आपका कंठ हो गया, ये आपका तालव्य हो गया, और जो दोनों से मिलकर बनता है वो कंठ तालव्य हो गया। जब मैं संयुक्त स्वर अभी आपको बता रहा था, उसके बाद वही चीज ओ आओ में मैंने आपको बताया था कि जब ओ से छोटी ऊ जोड़ेंगे तो ओ बन जाता है, तो वही कंठ और ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला वर्गीकरण पूरा का पूरा अच्छे से नोट्स बनाएं,
ये ना कहें कि किसी भी पार्ट को स्विच ना करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ये स्विच करते करने की जो आदत हमें पड़ चुकी है, जो काम की चीजें हम नहीं लिख पा रहे हैं, यही कारण है कि आज हम क्या हो रहा है कि जितने भी पेपर जो हमने दिए हैं उसमें हमारा रिजल्ट वो सब नहीं रहा जितनी हमारी उम्मीदें थी। इसलिए रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। आप कोई भी चीज स्विच ना करें, अच्छे से समझते हो नोट्स बनाएं। मेरा प्रयास है आप घर बैठे बैठे, मेरा प्रयास है उन बच्चों तक मैं पढ़ाई करवा सकूं जो कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते, जो अच्छे अच्छे संस्थानों में नहीं पढ़ पा रहे, गांव के दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं दे पा रहे इतनी फीस। तो मैं निःशुल्क, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको निःशुल्क बहुत अच्छे से नोट्स दे सकूं, अच्छे से पढ़ा सकूं। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। दोस्तों, स्वरों का अगला वर्गीकरण है और वो ये है ओष्ठ का प्रयोग के आधार पर। जो हमारे होंठ होते हैं उनके प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं और एक का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं। जैसे जिसमें हमारा जो होंठ होते हैं वो वृत्त के आकार के जैसे हो जाते हैं, उसे कहते हैं वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? जैसे आप उ, उल्लू, ऊन और ओखली, औरत, ये चार जो स्वर होते हैं इन्हें कहते हैं वृत्तमुखी, क्योंकि वृत्त के आकार के जैसे हमारे होठों का आकार हो जाता है। और अगर जिनका आकार वृत्त के जैसे नहीं होता उच्चारण में, उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। अवृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? अनार, आम, इमली, ईख, एड़ी और ऐनक। बाकी ये सब के सब क्या होंगे? अवृत्तमुखी होंगे। इसके अलावा अगला जो वर्ग होता है, स्वरों का वर्गीकरण अगला होता है, वो होता है हमारे मुख की आकृति, पूरा मुंह। इससे पहले क्या था? होंठ, पहले जीभ फिर होंठ, अब पूरे मुख के आधार पे। अब पूरे मुख के आधार पे सबसे पहले होता है विवृत। विवृत, अब ऐसे शब्द होते हैं जो याद ही नहीं होते हैं, तो मैं इसे इंग्लिश में भी याद थोड़ा सा बता रहा हूं। विवृत मतलब होता है ओपन, मतलब जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। जैसे हम कहते हैं आम, आम बोलते हैं ना, आ बोलते हमारा पूरा मुंह खुल जा रहा है, तो ये आपका विवृत हो गया आ। ठीक है। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, जिसमें आधा खुल रहा है पूरा, तो आधा खुल रहा है। जैसे अनार, ऐनक और औरत। अनार, आई, आउ, इसे कहते हैं अर्ध विवृत, हाफ ओपन। अब यहां पर मैंने एक लिखा है, एक ध्वनि लिखी है, ये लिखे मैंने औ। वैसे हिंदी में इन्हें गिना तो नहीं जाता है, लेकिन ये अभी अभी ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इसे कहते हैं आगत स्वर। ध्यान रखना, आगत शब्द का मतलब होता है लिया गया। आगत का मतलब होता है लिया गया, और क्या लिया गया है? स्वर। तो जो स्वर विदेशों से लिया गया है उसे आगत स्वर कहते हैं। अभी कहां से लिया गया है? जैसे आप लिखते हो ऑफिस, तो ये जो लिया गया है इसे आगत स्वर कहते हैं। ऐसे आगत व्यंजन भी हैं जो विदेशों से लिया गया है, आगत व्यंजन, या अन्य भाषाओं से लिया गया आगत व्यंजन हो गया विदेशी भाषाओं से, या ऐसे आगत शब्द भी होते हैं। आगत शब्द मतलब होता है विदेशी भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द। आगत स्वर का मतलब होता है विदेशी भाषाओं से लिया जाने वाला स्वर, और आगत व्यंजन का मतलब होता है विदेशी भाषाओं से लिया जाने वाला व्यंजन। आगत का मतलब ही लिया जाना होता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो अ होता है आगत स्वर होता है, कभी कभी ये भी पेपर में आता है, ये भी अर्ध संवृत होता है। ऑफिस, ऑफिस, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आगत स्वर इसे कहा जाता है। अगला संवृत। संवृत को अगर मैं कहूं इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लोज। क्लोज मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा मुंह बंद हो रहा है, तो क्लोज जो है ये आपका ई, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ये जो चार होते हैं इन्हें संवृत कहते हैं, क्लोज कहते हैं, संवृत। अर्ध संवृत, अर्ध मतलब होता है ऐसा लगता है कि आधा बंद है हमारा, आधा बंद। अर्ध संवृत मतलब हमारा मुख आधा बंद है। उसमें दो आते हैं, एड़ी और ओखली।
इस तरह से ये था होठों के आकृति के आधार पे, एक था मुख के आकृति के आधार पे। यहां पर एक और चीज मैंने साथ साथ आपको समझा दी है, आगत स्वर। आगत स्वर जो हमने विदेशों से लिया है, ये ओ जो है आगत स्वर है, ऑफिस आपने लिखा है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया है हमने, इसलिए से आगत कहा गया। इन्हें गिना तो नहीं जाता, लेकिन ये भी आपका एक स्वर होता है, आगत स्वर कहते हैं, और ये आपका अर्ध विवृत में आता है। इसके अलावा स्वरों का एक अंतिम वर्गीकरण होता है, अंतिम वर्गीकरण होता है, उसे कहते हैं घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे स्वर, ये अंतिम वर्गीकरण होता है। घोष का मतलब होता है कंपन, गूंज। अब कंपन या गूंज के आधार पे अगर मैं घोष की बात करूं, यहां पर घोष का मतलब होता है कंपन या गूंज। तो कंपन या गूंज के आधार पे जो स्वर होते हैं वो केवल एक प्रकार के होते हैं, और उसे कहा जाता है घोष या सघोष। ध्यान से समझें, उसे कहा जाता है घोष या सघोष। घोष का मतलब होता है कंपन या गूंज, जबकि सघोष का मतलब होता है, सा का मतलब होता है सहित, और घोष का मतलब होता है कंपन। तो दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए घोष को ही सघोष कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कंपन या गूंज होती है, या जो स्वर कंपन या गूंज के साथ उच्चारित होती हैं, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। और जितने भी स्वर आपने पढ़े, 11 के 11 जो स्वर होते हैं, 11 के 11 जो स्वर होते हैं, वो सब के सब घोष या सघोष होते हैं। तो इस तरह से ये था स्वरों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, और आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, आप जीवन में जितनी भी परीक्षाएं दो, जब भी हिंदी भाषा किसी भी परीक्षा में आएगी, अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि अब आपके साथ आदि सर की क्लास जुड़ गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और उन दोस्तों तक पहुंचाना जो दोस्त संस्थानों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो उस तरह से संसाधनों से आपूर्ति जिनके पास नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको पसंद आए तब जाकर लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे प्यार और सम्मान अपना बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।